फिर 10th में 90% है, अच्छे मतलब मैं सैटिस्फाइड था, मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे उस तो खुद के बारे में बोलने के लिए ही लोग डरते। वो एप्टीट्यूड मैंने क्लियर किया, मैं 2-3 वेबसाइट्स है, इंटरव्यू बिट और टॉपर.com ये सब वेबसाइट से मैं पढ़ता था। यूट्यूब पे भी मतलब यूट्यूब पे भी देखता था, जिस भी कंपनी का पेपर है एक्स-वाई-ज़ेड का, क्योंकि 11-12 की तो एज भी ऐसी होती है, हम टीनेज वाले फेज़ में थे कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाते हैं लाइफ में। हेलो गुड हुँ, मॉर्निंग हुँ। एवरीवन। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिनकी लाइफ में उन्होंने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं देखे, बट उन्होंने डाउन्स के टाइम पे ही अपने आप में इतने स्किल्स इंप्लीमेंट कर लिए कि उन्होंने तीन तीन एमएनसी के एमएनसी कंपनीज के ऑफर लेटर है। सो हेलो हितेश, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ अभिषेक, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करें। यस। ओके, तो हितेश, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? हाँ, सो आई बिलॉन्ग फ्रॉम चंद्रपुर, मेरी फैमिली भी वहीं रहती है। मेरी फैमिली में माय डैड, माय मॉम, आई हैव एन एल्डर सिस्टर और फिर मैं सबसे छोटा। कूल। और फिर आपका स्कूलिंग और ये ग्रेजुएशन सभी चंद्रपुर से ही हुआ है या आप कहीं लाइक रिलोकेट हुए थे? हाँ, तो मैं 12th तक चंद्रपुर में ही था। हम्म। 10th तक मैं सेंट माइकल स्कूल चंद्रपुर में था। उसके बाद फिर 11-12 में एसपी कॉलेज, जिसमें मैंने पीसीएम और बायफोकल मेरा कंप्यूटर साइंस था, वो किया। आफ्टर दैट देन आई केम टू पुणे फॉर इंजीनियरिंग। ओके, तो आपका ग्रेजुएशन भी सीएसआईटी बैकग्राउंड से ही हुआ है? यस, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से। कूल। तो ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, लाइक आज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो ये आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये आपको कब समझ में आया कि यस मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में वर्क करना है या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? ये आपको टेंथ के पहले समझ में आ गया, टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? तो इस मामले में मैं खुद को काफ़ी लकी फ़ील करता हूँ कि मुझे 10th तक ही समझ में आ गया था हम्म। कि हाँ, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर इस फ़ील्ड में ही आना है। हम्म। बिकॉज़ मैंने काफ़ी ऐसे पेरेंट्स से या फिर ऐसे नेबर से या हम्म। फिर एल्डर लोगों से सुना था कि हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ़ील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी कंपनीज़, हम्म। इनके बारे में से काफ़ी इन्फ्लुएंस आ गया था मेरे अंदर। और मुझे टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट था ही पहले से। हम्म। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ चेक करता था कि हाँ, इसके अंदर और क्या-क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़। तो मुझे इंटरेस्ट तो था पहले से, तो 10th तक मुझे समझ आ गया था कि हाँ भाई, इसमें ही जाना है। इसलिए फिर मैंने 11-12 में बायोफोकल कंप्यूटर साइंस ही लिया था। मेरे पास बायो का भी ऑप्शन था, बट मैंने कंप्यूटर साइंस ही लिया। ओके। एंड देन फिर तो इंजीनियरिंग भी कंप्यूटर साइंस में ही की, पुणे आकर। मतलब काफ़ी इंटरव्यूज लिए मैंने, बट आप इसमें से मुझे पहले पर्सन मिल रहे हो कि जो ऐसा बोल रहा है कि मैंने टेंथ के पहले सोचा था एंड उसी को फॉलो करते करते आज मैं उसे हासिल कर लिया। यस, जो तुमने अभी इसके पहले लाइन बोला था दैट यू आर लक्की वन इन दिस केस, बट यस। सच में आप सही में लकी हो। अदरवाइज मैंने काफ़ी सुना है कि टेंथ में कुछ सोचा कुछ और, ट्वेल्थ में कुछ हुआ और ग्रेजुएशन के टाइम कुछ और हुआ और ग्रेजुएशन के बाद कुछ और हुआ। कूल। यस। तो ये जो आपका जर्नी था, लाइक जैसे आपने बताया कि टेंथ के पहले आपको समझ में आ गया, तो आप इसमें जैसे पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे कि आपको कहीं इशू गया, लाइक कंप्यूटर फील्ड के लिए चाहिए जाना है हमें, तो वहाँ पे एक स्कोर का कैटेगरी होता है या कॉलेज का कैटेगरी हुँ। होता है, तो यहाँ पे आपने स्ट्रगल किया या आपको इजीली मिल गया? आप पढ़ने लिखने में कैसे थे? हाँ, तो मैं ऐसे खुद के बारे में ऐसे ब्रैग तो नहीं कर रहा, बट पढ़ने लिखने में मैं स्कूल टाइम तक तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मतलब मैं टॉप 5 रैंक होल्डर्स में आता था, हम्म। हर एक क्लास में। 10th में भी मुझे 90% आए थे और मैं स्टेट बोर्ड में था। दोज़ हू नो कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में जितना डिफरेंस होता है, तो उसको पता है कि स्टेट बोर्ड में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू सीबीएसई। तो स्टेट फिर 10th में 90% है, अच्छे मतलब मैं सैटिस्फाइड था, मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे उस परसेंटेज से। फिर इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि अब 11-12 करूँगा और उसके ऊपर मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा तू जेईई के लिए भी प्रिपरेशन कर, बिकॉज़ इफ यू हैव दैट पोटेंशियल देन व्हाई यू शुड नॉट ट्राई फॉर इट। तो फिर किया, बट दैट आई फील कि दैट वाज़ मिस्टेक तो नहीं, बट फिर वो एक था कि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया। क्योंकि 11-12 की तो एज भी ऐसी होती है, हम टीनेज वाले फेज़ में थे कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाती है लाइफ में और तुमको करना सब कुछ होता है पर आता कुछ भी नहीं। यस। फिर हाँ, फिर 12th किया, दो उसमें थोड़े कम मार्क्स आ गए, मतलब 10th में 90 थे, पर 12th में मुझे 75 आ गए। तो मेरे लिए वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि अरे यार, मैं तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा था पहले से, अब क्या हो गया एकदम से? 2 साल में मेरी इंटेलिजेंस कहाँ चली गई? और फिर वो वन ऑफ द पॉइंट था कि ठीक है, अच्छे मार्क्स थे, बट स्टिल मेरे लिए वो कंपेयर टू माय पास्ट काफ़ी कम मार्क्स थे। और फिर वो मेरे लिए काइंड ऑफ ऐसे डाउनफॉल था कि अरे यार, अब मुझे मेरा वो ड्रीम अचीव होगा कि नहीं जो मुझे करना है। मुझे तो इंजीनियरिंग करनी थी।
तो अब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब 75 पे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। सबको इंजीनियरिंग करनी है बट अच्छे कॉलेजेस से करनी है। सबको आईआईटी चाहिए, सबको एनआईटी चाहिए, पर मिलता नहीं है सभी को, क्योंकि उतना मेहनत नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत कम हो गई है 11-12 में। फिर इंजीनियरिंग के लिए फिर मुझे पुणे का एमएमसीयू कॉलेज लगा, मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि मैंने ढूंढा था गूगल करके, क्योंकि ओके। मेरा पुणे में कोई रिलेटिव, हाँ, मेरा ना पुणे में कोई रिलेटिव है, और मेरे जो मेरी एल्डर सिस्टर है उन्होंने भी इंजीनियरिंग की थी, बट शी हैज डन इंजीनियरिंग फ्रॉम चंद्रपुर इटसेल्फ, और मेरी दीदी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और तो वो मुझे उतना गाइडेंस नहीं दे पाई। तो फिर मैंने गूगल किया टॉप 10 कॉलेजेस इन पुणे, तो ऑब्वियसली सीओईपी, एमआईटी, ये सब कॉलेजेस है। फिर जब मेरी सीईटी का पेपर हो गया, जेडब्ल्यू का पेपर हुआ, तो उस मार्क्स के बेसिस के ऊपर फिर मैंने कैप राउंड्स भरे। तो कैप राउंड में पहला राउंड हुआ, कोई कॉलेज नहीं लगा, तो भी ठीक है। और 2 राउंड थे मेरे टाइम पर, 5 राउंड्स होते थे, 3 राउंड और फिर 2 राउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए थे। सेकेंड राउंड में मैंने कॉलेजेस फिल किए, कोई कॉलेज लगा नहीं। फिर मैं नर्वस हो गया कि अब अगर इसमें मिला नहीं तो फिर मुझे कहीं मैनेजमेंट कोटा तो एडमिशन लेनी पड़ेगी। और मेरे घर की कंडीशन, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उतनी अच्छी थी नहीं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले पाए। उसके ऊपर अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो और ज्यादा पैसे लगते हैं। फिर थर्ड राउंड में मुझे लकीली ये कॉलेज मिल गया। तो मैंने फिर देखा पहले कॉलेज का क्या रेटिंग्स है ओवरऑल। तो मेरे कॉलेज का मैंने सिर्फ प्लेसमेंट की रेटिंग देखकर उसमें एडमिशन लिया। कूल। प्लेसमेंट की रेटिंग अच्छी थी और फिर उसमें एडमिशन ले ली। फिर मैं 2018 में जुलाई में फिर फर्स्ट टाइम पुणे आया। तो फिर यहाँ पे मतलब हॉस्टल देखने के लिए, कॉलेज के एडमिशन का प्रोसेस के लिए, सब कुछ। देन आई केम टू पुणे। उसके बाद फिर हो गया फिर। और मुझे और एक चीज इंटरेस्टिंग थी कि मैं बचपन से इंटेलिजेंट था बट इंट्रोवर्ट था। मुझे आंसर पता था पर वो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी मैम के सामने, टीचर्स के सामने। ये एक पॉइंट थी। और मुझे दूसरी बात की, बॉयज हॉस्टल, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनको ही पता है बॉयज हॉस्टल कैसे होता है। यस यस यस। तो मुझे वो भी एक बार एक्सपीरियंस करना था लाइफ में। बॉयज हॉस्टल वाली लाइफ का एकदम वो एक अलग ही लाइफ का पार्ट होता है। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में बॉयज हॉस्टल में एडमिशन ली और इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई। वो साल जो 1 साल था बॉयज हॉस्टल में, फिर मुझे काफी ऐसी चीजें पता चली कि एडजस्टमेंट होता है, ऐसे अलग लोग होते हैं, सबकी थिंकिंग एक जैसी तो होती नहीं है, यस। सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है। तो काफी ऐसे कुछ दोस्त भी बने, कुछ नई ऐसी पार्शियलिटी जो होती है लोगों की, डिस्क्रिमिनेशन पता चला कि ऐसा होता है अपने साथ, जो दिखता है मूवीज में वगैरह वो होता है एक्चुअल रियल में, पार्शियलिटी लोगों के साथ। ऐसे मेरे साथ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हुई नहीं, बट एक चीज जो मुझे पुणे की कॉलेजेस में फील हुई कि मैं तो विदर्भ का, तो हमारी लैंग्वेज, हमारी मराठी और पुणे वालों की मराठी काफी डिफरेंस है, इनकी काफी प्योर मराठी। तो वो डिस्क्रिमिनेशन मुझे फील हुआ कि लोग ऐसे आइसोलेट कर देते हैं, फिर ऐसे ग्रुप्स बन जाते कॉलेजेस में वो लोग। फिर वो एक मुझ में नेगेटिव बात थी कि ये ग्रुप है, ये लोग घूमने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, उनका देख के मुझे डिमोटिवेटिंग फील होता था कि यार मेरा कोई ऐसा ग्रुप क्यों नहीं है, ओके। मैं क्यों कहीं घूमने जाता नहीं हूँ। पढ़ाई की तो बात तो छोड़ दो, वो तो आऊंगा सामने, बट ऐसे ऐसे आइसोलेटेड फील होता था, ऐसे कि मेरा ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यही सब ओवर थिंकिंग में चले गया, और उस चक्कर में मेरा M1 जो मैथमेटिक्स होना चाहिए वो बैक लग गया। कूल। तो फिर तो मुझे और हाँ वो इंजीनियरिंग में है तो बैक तो लगना ही चाहिए। फिर फिर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में मैंने क्लियर कर लिया M1, और बाकी उसके बाद फिर कभी बैक लगा नहीं, क्योंकि तब फिर मुझे लगा कि नहीं भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो मैंने वो एक्सटर्नल चीजों पे ध्यान देना छोड़ दिया और एकेडमिक्स पे वापस खुद पे ध्यान देना शुरू किया। सेकेंड ईयर में मेरा थोड़ा बाकी सबके साथ रेपो अच्छा होने लग गया था, जो बाकी के लोग हैं कॉलेजेस के और हॉस्टल के वगैरह। पर तब फिर सबसे एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट हो गया सभी के लाइफ के लिए, तब लग गया लॉकडाउन, कूल। क्योंकि कोविड आ चुका अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। था। हाँ, तो कोविड आ गया। तो आई गेस मार्च के एक वीक में ऐसे कुछ स्प्रेड हो गई थी न्यूज की कोविड है, तो कॉलेजेस एक हफ्ते के लिए बंद हो रहे हैं। तो सबको लगा कि एक हफ्ते के लिए घर जा रहे हैं, पर जाने तो 2 साल वाले के लिए थे, क्योंकि 2 साल तक फिर घर पे ही थे सब लोग। तो गए, और फिर लॉकडाउन भी एक ऐसा टाइम था आई गेस जो काफी लोगों के लिए एक तो बहुत ही मोटिवेटिंग पार्ट था, और कुछ लोगों के लिए, लकीली मैं भी उसमें हूँ, कि जिनके लिए काफी वो अपब्रिंगिंग वाला पार्ट था, कि लॉकडाउन की वजह से तुमको काफी टाइम मिला अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, और अपने हॉबीज फॉलो करने के लिए। पढ़ाई तो थी। फिर लॉकडाउन लगा, पर लॉकडाउन में फिर एक चीज बुरी हो गई कि मेरे अंदर से स्पेशली एग्जाम का डर चले गया।
क्योंकि पता ही है ऑनलाइन होने वाली है, गूगल सर्च कर ही सकते हैं, गूगल वॉइस यूज कर ही सकते हैं। तो अब फिर क्या ही पढ़ना है ना उसके लिए, जब आपको मिल ही रहा है हाथ में तो आप क्यों मेहनत करोगे। मुझे ऐसा पर्सन ये लग रहा है ये कि जो मेंटेलिटी। पहला पर्सन मिल रहा है जो ट्रूथ बता रहा है कि लॉकडाउन में कैसे पास हुए। नहीं नहीं नहीं, एक टाइम पे तो ये मतलब ऐसा हो गया था कि एग्जाम में नहीं पढ़ना है, एग्जाम आएगी एग्जाम में पढ़ लूंगा गूगल सर्च करके, ऐसा हो गया नाइस। ये कोई वो बोलते रियल फैक्ट आप बता रहे हो मुझे। था। भाई, तो फिर ऐसा हुआ, फिर ठीक है वो भी एक और एक दूसरा डाउनफॉल था कि फिर कॉलेज लाइफ ही नहीं मिली ना। फर्स्ट ईयर तो पूरा संभलने में लग गया, सेकंड थर्ड ईयर लॉकडाउन में चले गया, घर से ही किया कॉलेज, क्योंकि तो कुछ कॉलेज लाइफ हुई नहीं। जितना फिजिकल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो उससे एक चीज तो ये हाँ। होता है कि हमारा फ्रेंडली रिलेशन या कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। सेकंड थिंग ये होता है कि जो टीचर्स हमें ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं या जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो कैसा है कि यस। वो हमें मिल नहीं पाया। स्टिल आपने, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था तो आपने काफ़ी बताया कि आपने ये जो हम बोल सकते हैं लॉकडाउन, या इसको हम एक काइंड ऑफ हम्म। हॉलीडे मान सकते हैं। हॉलीडे में आपने हम्म। अपने आप को इतना इम्प्लीमेंट किया, इतना स्किलफुल बनाया कि फिर उसके बाद आपने आपको 2-3 कंपनीज का ऑफर लेटर भी है। तो उसके लिए आपने खुद को कैसे, मतलब आपको कहाँ समझ में आ गया कि ये मुझ में ये कमी है तो मुझे इसके लिए फोकस करना चाहिए और ये चीज़ें या ये स्किल मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यस। सो जब लॉकडाउन का जब टाइम था और हमारे टेस्ट होते थे तब तो अच्छे मार्क्स आते थे तो कॉन्फिडेंस रहता था। बट फिर यूजुअली पुणे के कॉलेजेस में प्राइवेट ऑटोनोमस जो भी है, थर्ड ईयर से आपको इंटर्नशिप्स और जॉब के ऑफर्स मतलब कंपनीज कॉलेजेस में आना शुरू कर देते हैं। तो थर्ड ईयर के सेकंड सेम से, थर्ड ईयर के सेकंड सेम में फिर कंपनीज आई, तो आई रिमेम्बर कि मेरा पहला इंटरव्यू परसिस्टेंट सिस्टम का था। ओके, और जो मैंने उसके लिए अच्छा काफी अच्छा प्रिपरेशन किया था, टेस्ट क्लियर हो गई थी, और वो टेस्ट मैंने अकेले दी थी, नॉट दैट सभी को पता है कि लॉकडाउन में सब लोगों ने एग्जाम के लिए टेस्ट भी साथ मिलकर दिए, गूगल सर्च करके या फिर एक दूसरे की हेल्प करके, वो तो है एक पॉइंट। पर वो मैंने अकेले दी थी और वो मैं क्लियर हुई थी, इंटरव्यू के लिए भी कॉल आया था, तो इंटरव्यू हुआ और ना, और उस टाइम पे मेरी इंग्लिश की थोड़ी थी प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसा नहीं था कि इंडिया नहीं मतलब इंडियंस की है ऐसी प्रॉब्लम कि इंग्लिश में आता है लिखना बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कुछ गलत हो जाएगा, ग्रामर या फिर जो भी प्रोनाउंसिएशन वगैरह है। तो मैंने दिया कैसे तो भी इंटरव्यू, और मुझे लगा कि जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स तो मैंने दिए, मुझे एक उसमें कोडिंग क्वेश्चन भी पूछा था, बाकी जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के वो सब भी पूछे थे, एंड आई गेव दोज आंसर्स एज फार एज आई फील। बट स्टिल, और उसके इंटरव्यू के बाद मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि पहला इंटरव्यू और मेरा हो जाएगा शायद सिलेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ सिलेक्शन उसमें। तो फिर मुझे वहां पे भी फिर ऐसे एक पॉइंट आया कि अरे यार, मतलब इतना अच्छा देने के बाद भी मेरा नहीं हो रहा है सिलेक्शन। तो फिर अभी मतलब मैं काफी पीछे आ चुका हूँ फिर उस अ, मेरे खुद के वो रैंकिंग में, कि मैं उतना मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ या फिर उतना मेरा अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो फिर वो हुआ, उसके बाद फिर मेरा सेकेंड इंटरव्यू था कैपजेमिनी का, जिसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर 20 अक्टूबर 2021, नाइस। इस डे को मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसी दिन मेरा फोन खराब हो गया था। कूल। तो मेरे दोस्त ने मुझे मेरी मम्मी के फोन पे कॉल करके बोला था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो चुका है। हाँ। देन उसके बाद फिर अक्टूबर में सिलेक्शन जो कैपजेमिनी में हुआ, इंटरव्यू के लिए मैंने एक चीज जो समझी कि आप ये मत जैसे अब 5 लोगों का ग्रुप है, तो किसी पहले बंदे का इंटरव्यू हुआ तो बाकी के 4 लोग उसको पूछते हैं कि भाई कौन सा क्या क्वेश्चन पूछे हैं, टेक्निकल पूछ रहा है, एचआर पूछ रहा है, ये सब मत। टेक्निकल के लिए तो ठीक है, आपको कुछ पढ़ना तो है ही, क्योंकि वो क्या पूछेगा वो थोड़ी ना जिसने इंटरव्यू दिया है वो ये नहीं बता सकता कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपका, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। वो टेक्निकल राउंड में मुझे एचआर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप खुद को उतना प्रिपेयर्ड रखो कि अगर सामने वाला आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन थ्रो करता है तो यू कैन टैकल देम। और टेक्निकल का ठीक है, वो तो आपको हार्डवर्क से मेहनत से पढ़ना ही है। एचआर वाले एचआर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको अब सब पूछ एचआर का कभी पूछता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो सबका ये होता है हार्ड वर्किंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। यस। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। यस। वो के लिए तो हम बोलते ही है, पर इस एस्पेक्ट में मुझे एक लॉकडाउन में एक चीज जो मेरे एक वन ऑफ द एक मेरे सोसाइटी में एक भैया रहते हैं, उन्होंने बोला था कि उन्होंने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए सजेस्ट किया
कि आप जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, मैं कुछ नाम भी लूँगा, जैसे एटॉमिक हैबिट्स है, द सीक्रेट है, इकिगाई है, 5 एएम क्लब है, ऐसे कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स है। बुक्स रीडिंग से मुझे काफ़ी ऐसे हेल्प हुई पर्सनैलिटी डेवलप करने में। और सेकंड थिंग है, सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं, जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, नए-नए लोगों से, एटलीस्ट दिन में एक तो एक, अगर आप कॉलेज में हो या फिर ऑफ़िस या फिर कोई भी आप इस लाइफ़ में हो, दिन में एक तो भी ऐसा कोई नया बंदा या बंदी जिससे आप बात कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में पता चलता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज सब पता चलता है, तो वो आपके अंदर भी थोड़ा इम्प्लीमेंट होता है। आप सीखते हो उससे। नेक्स्ट डे आप किसी और नए बंदे से बात करोगे तो आप थोड़ा बेटर बात करोगे। फर्स्ट डे आप थोड़ा फंबल हो रहे हो, नेक्स्ट डे आप थोड़ा बेटर करोगे, उसके नेक्स्ट डे और थोड़ा बेटर करोगे। और ये चीज़ एचआर इंटरव्यूज़ में, क्योंकि एचआर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको खुद के बारे में बोलना होता है ना, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में तो खुद का ही बताना है। तो खुद के बारे में बोलने के लिए ही लोग डरते हैं, यस। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अ, अपना इंट्रोडक्शन हो गया और ये सब चीज़ें, जैसे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था अपना इंट्रोडक्शन, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये मैंने लिख के रखा था। मैं फ़ोन के नोट्स में या फिर कहीं भी ऐसे पेज पे लिख के रखता था, और फिर विद इन एन इंटरव्यू, जैसे एक इंटरव्यू हुआ, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा मैं उसमें और 1-2 लाइन ऐड करता था कि हाँ, ये मतलब मैंने पहले पहले वाले इसमें हॉबीज़ शायद नहीं बताई होगी, तो सेकंड वाले में फिर मैंने हॉबीज़ एक्सप्लेन किया। फिर थर्ड में मैंने हॉबीज़ के लिए मैं क्या-क्या करता हूँ या फिर उसकी वजह से मुझे कभी लाइफ में कुछ प्रॉफ़िट हुआ है, वो सब मैंने बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, तो मेरे कॉलेज में एक एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी का कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें मैं थर्ड आया था। और बाकी जो सेकंड और फर्स्ट थे वो प्रॉपर कैमरा सेटअप लेकर थे, मैं सिर्फ़ मेरे फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था उस टाइम पे। नाइस। यस। और दूसरा, फिर सेकंड, ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकंड ईयर में और एक कॉम्पिटिशन हुआ था जो जनरल फ़ोटोग्राफ़ी का था। फर्स्ट वाला तो एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी थीम थी उसकी। वो जनरल वाले इसमें मैं सेकंड आया था। और अगर शायद थर्ड ईयर में होता तो शायद मैं फर्स्ट भी आ सकता था, बट फिर तो लॉकडाउन था तो हुआ नहीं। तो वही थी। तो ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, ये बुक्स रीडिंग, क्योंकि आप जब व्हेन यू रीड तो आप बोलते भी हो, वो सेंटेंस पढ़ते भी हो और सुनते भी हो खुद का वॉइस। तो आपको समझता है कि आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हो ठीक से, क्या नहीं कर रहे हो। तो दिस डेफिनेटली हेल्प्स इन टैकलिंग द एचआर क्वेश्चंस, और जो आपके क्वेश्चंस एचआर पूछते हैं पर्सनल बेसिस पे या फिर स्ट्रेंथ वीकनेसेस वाले, तो ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी विद टाइम, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप तो होती ही है। फिर सेकंड इंटरव्यू जो था कैपजेमिनी का, वो फिर मेरा क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर, ये 21 की बात है, 22 में जनवरी में मेरा विप्रो में भी हुआ। बट इन 2 कंपनीज पे होने के बाद, तो जब आपको लग जाए, कुछ लोग क्या सोचते हैं, एक बार लग गया ना, अब मैं चिल हो जाता हूँ, बस इंजीनियरिंग निकालनी है, अब कुछ मैं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बट लोगों को पता नहीं था ना कि रिसेशन आने वाला है। अभी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे रिसेशन की वजह से, जिनका ऑफर लेटर, मेरा खुद कैपजेमिनी विप्रो का अभी तक ऑफर लेटर आया नहीं है। ओके। अभी 2.5 साल हो रहे हैं कैपजेमिनी को, पर अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए, और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि जब मैंने इतनी मेहनत करके ये दोनों निकाले और मैं और मेहनत कर सकता हूँ, ऐसे मुझे फील होता था, तो फिर मैं और ज़्यादा इसके लिए ट्राई करूँगा ही ना। सभी को हमेशा खुद यस्टरडे से बेटर, वी ऑल वांट टू बी दैट। तो फिर मैं और काफ़ी मैंने इंटरव्यू दिए, टेस्ट क्लियर होते थे मेरे। मुझे एप्टीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मुझे जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग वाले, उसका भी प्रॉब्लम नहीं था। बिकॉज़ मैं हमेशा वन थिंग इज़ कि आप उस प्रॉब्लम का आंसर ढूँढने में मत जाओ। जो ऑप्शंस होते हैं 4, अब तो बेसिकली एमसीक्यू होते हैं ना, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, और आंसर से आप क्वेश्चन कौन-सा बन रहा है वो देखो। और बहुत बार कॉमन सेंस वाइज़ भी आंसर मिल जाता है। कभी-कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या, x पे 20 है और 10 पे 50 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में भी आंसर मिल जाता है एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में। हर बार आपको हमेशा फॉर्मूला ही लगाओ, उसका टेक्निकल ढूँढो, उतना तो कोई नहीं, किसी को याद नहीं रहता है कि ये, और होता है। तो वो एप्टीट्यूड मैंने क्लियर किया। मैं 2-3 वेबसाइट्स है, इंटरव्यू बिट और टॉपर.com, ये सब वेबसाइट से मैं पढ़ता था। यूट्यूब पे भी, मतलब यूट्यूब पे भी देखता था, जिस भी कंपनी का पेपर है एक्स-वाई-ज़ेड का, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस सर्च करके पढ़ लेता था। अम, तो एप्टीट्यूड क्लियर हो जाता था। फिर इंटरव्यू में कभी प्रॉब्लम होती थी, कभी-कभी तो मैं एकदम मेरा बहुत ही खराब इंटरव्यू जाता था, कभी-कभी बहुत अच्छा जाता था, फिर भी सिलेक्शन होता नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ। फिर जून में, फिर जिस करंटली जिस कंपनी में हूँ, उसका फिर टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और वो क्लियर हो गया। 30th जून 2022 को मेरी इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर था, और 27 जून को इस करंट कंपनी में मैं हूँ, उसका लास्ट इंटरव्यू था।
तो वो इसलिए वो डेट मुझे अभी भी याद है। तो फिर इंजीनियरिंग का जो फाइनल रिजल्ट था, उसके पहले तक मेरा रिजल्ट आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड था, और जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस कंपनी से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि ये कार्स के फील्ड में है, और मुझे कार्स भी काफ़ी बचपन से इंटरेस्ट है, कार्स में भी। तो मुझे हाँ आ गया था कि हाँ, इसमें मैं अपना करियर हेड स्टार्ट कर सकता हूँ। नाइस तो नाइस। ये एक ये तो ये जो पूरी जर्नी थी, लाइक आपने जो शुरुआत की है कि एक इंट्रोवर्ट पर्सन, जैसे कि आपने पहले बताया कि आप एक गांव से बिलोंग करते हो, और एक इंट्रोवर्ट पर्सन वो आज एक एमएनसी कंपनी में वर्क कर रहा है, तो इस बीच में कभी आपको ऐसा डीमोटिवेटेड फील हुआ है या कभी आपको एकदम से मोटिवेशन आया है कि हाँ मेरा तो हो जाएगा? लाइक आपने अभी बताया कि आपको डिमोटिवेट कहाँ कहाँ फील हुआ, बट एक टाइम ऐसा जब आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हुआ कि यार मेरे से हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा? हाँ, ऐसा लॉकडाउन के इनिशियल डेज में हुआ, हम्म। क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जो सुबह 9 बजे ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, वो उसमें सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन होते थे, ध्यान देते नहीं थे कोई। और दूसरी एक प्रॉब्लम ऐसे लगी मुझे, कि जो जैसे आपने भी एक पॉइंट बोला था कि जो टीचर्स है, वो फिजिकली ब्लैक बोर्ड पे तो अच्छे से पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन में उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजीज और ये मेथड ऑफ टीचिंग नया है, उनके लिए ये यूज टू नहीं है। तो उन्हें आधा टाइम तो उनको स्क्रीन प्रेजेंटेशन ये सब में चले जाता था, तो फिर पढ़ाएंगे कब? और उस ऊपर से फिर स्टूडेंट्स का मन लगता नहीं था। तो जब आपके मन में से एजुकेशन की वैल्यू गिर जाती है ना, तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उसके डर ही नहीं है आपको एग्जाम का, तो फिर एग्जाम में आप क्या, आप पढ़ दैट। के जाओगे नहीं ना फिर एग्जाम के लिए। यस यस यस। तो वो एक पॉइंट था कि जब मुझे लगा, और मेरे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे, जैसे एक मेरा दोस्त है जो इसी कंपनी में, ही वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, सॉरी, ईएनटीसी डिपार्टमेंट, फ्रॉम माई सेम कॉलेज, एंड ही इज ऑल्सो इन सेम कंपनी नाउ। एट अभी उसने लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कुछ भी कोडिंग का नॉलेज नहीं था, बट लॉकडाउन के टाइम पे उसने काफी ऐसे पढ़ा उसके बारे में, और काफी उसके नॉलेज गेन किया, कि मतलब जो मैं उसको समझाता हूँ या फिर वो मुझे समझाता है, तो मुझे अब लगता है कि ये, मुझे ऐसा लगता है उससे बात करके, ये तो कंप्यूटर साइंस का बंदा, ओके। ये ईएनटीसी का नहीं, ऐसा। तो और अ, उससे भी मुझे काफी ऐसे हेल्प हुई, और दो तीन ऐसे सीनियर्स भी थे जिन्होंने काफी हेल्प की, कॉलेज के सीनियर्स, और फिर घर के आसपास जो कोई रहते थे, उन्होंने भी काफी हेल्प की। ये स्पेसिफिकली टेक्निकल चीजें कहाँ से देखनी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे डेटा कलेक्ट करना है थ्रू यूट्यूब, या फिर जो भी, अभी तो चैट जीपीटी है, पहले तो था नहीं। तो वो भी काफी हेल्प हुआ। जो राइजिंग पॉइंट था फिर वही था कि जैसे फिर लॉकडाउन में मैंने ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, खुद के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और फिर अम, अ, एक चीज मैंने की कि सिर्फ लर्निंग लर्निंग ही मत करते रहो, यू ऑल्सो हैव टू गिव द टेस्ट। आप जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा फेल होगे, फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने ये गलत किया था, इस ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मैंने सही से दिमाग नहीं लगाया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसका सही जवाब दोगे। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, या आप रियल इंटरव्यूज को ही प्रैक्टिस इंटरव्यूज मान के कूल चलो। कूल कूल। ये कंपनी नहीं आएगी तो नेक्स्ट कंपनी आएगी, आपको तो कहीं भी जॉब करनी है ना। तो वो एक पॉइंट में मैंने सोच के रखा था कि मैक्स टू मैक्स आप पेपर्स और इंटरव्यूज दो, तो ही आपको ग्रोथ करने में हेल्प होगी। कूल। ओके, सो हितेश, आप कुछ वेबसाइट्स के नाम बता सकते हो कि जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें, लाइक कोडिंग के लिए या टेक्निकल थिंग्स के लिए, वो वहाँ से पढ़ सके? और लाइक आपने यूट्यूब वगैरह पे भी किसी को फॉलो करते होंगे फॉर द कम्युनिकेशन पार्ट, फॉर द लाइक पर्सनैलिटी पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, तो आप कुछ आइडिया देना चाहोगे? यस। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय लर्निंग, कि जो भी ऐसे टॉपिक्स है, जैसे उप्स कंसेप्ट इन सी प्लस प्लस या फिर जावा, तो मैं उनकी दो तीन वेबसाइट्स है, जैसे इंटरव्यू बिट है, गीक फॉर गीक्स है, जावा टी पॉइंट, ये सब वेबसाइट्स की मैं वो उनका पेज सेव करके, लिंक सेव करके रखता था, कि कभी मुझे इंटरव्यू के पहले जल्दी से पढ़ लेना है तो वो एक बार रिवाइज कर लेता था। और वो सेकेंड थिंग इज, खुद के नोट्स बनाओ, डोंट जस्ट रीड फ्रॉम वेबसाइट्स और यूट्यूब से। आप खुद के लैंग्वेज जब तक लिखोगे नहीं, भले ही आप किसी भी एक चीज की डेफिनेशन पूरी मत लिखो, उसके पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स लिखो, आप वो दो तीन पॉइंट्स जब खुद से लिखे हुए आप पढ़ लोगे, तो आपको वो एकदम से सब रिकॉल हो जाएगा कि हाँ, उस कंसेप्ट में ये सब कंसेप्ट है, और एक एक कंसेप्ट की ये डेफिनेशन है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो ये सब
होते, और कुछ कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए, स्पेशली आईटी फील्ड और सॉफ्टवेयर साइड के, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी प्री डिफाइंड होते हैं, उनका आंसर फिक्स वही होता है, तो वो क्वेश्चंस तो आप छोड़ो ही मत। जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो उसका आंसर भी आप याद रखो ही, वो पढ़ना फिर मैंडेटरी है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि इंटरव्यू में वो फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं कि ऐसा हुआ है तो फिर आप इसको कैसे टैकल करोगे। तो वो भी होता है जब आप एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके चलते हो इंटरव्यू में, तो फिर आप उसका आंसर ठीक से सोच के बोल सकते हो। और छोटी छोटी ट्रिक्स भी होती है इंटरव्यू की, कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा पानी पीने में, थोड़ा ये, ताकि उस टाइम पे आप उनको दिखाओ कि हम पानी पी रहे हैं, बट एक्चुअली आपको माइंड में सोचते रहना पड़ता है कंटिन्यू। ये ऐसा भी मैंने किया है, तो वो भी हेल्प करता है। सो यस, वो एक पॉइंट था। कूल। थैंक यू हितेश, आपने जो ये कुछ कुछ हिंट बताए, कुछ कुछ आपने फैक्ट्स बताए, ये डेफिनेटली अपकमिंग जनरेशन को हेल्प करेगा। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन, लाइक डू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज जो आपने हमेशा सोच के रखा था कि कभी अगर मेरा इंटरव्यू हो तो जो भी अपकमिंग जनरेशन आ रही है तो उनको मैं बोलना चाहूँगा, या आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को किसी को थैंक्स बोलना चाहते हो, या अपने टीचर को जिन्होंने आपको हेल्प किया, आपके सीनियर्स को जिन्होंने आपको हेल्प किया कि आप आज ही यहाँ पे हो। सो डू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज टू योर अपकमिंग जनरेशन, बोल सकते हैं अपकमिंग जनरेशन के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए? यस। सो अपकमिंग जनरेशन के लिए तो मैं खुद अपकमिंग जनरेशन का हूँ, ओके। बट फिर भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि um, जो भी काम करो वो इतना, फिर आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अदर देन दैट, इतना मेहनत से करो कि वो काम को आपके ऊपर गर्व हो कि आपने उसको किया। और फिर यही, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मेरे सीनियर्स थे, मैं अभी नाम लूंगा तो फिर बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी स्टिल, बट जो कॉलेज के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स बने हैं लेटली, और फिर जो ऑफिस में मेरे कलीग्स हैं, उन लोगों से भी मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और वन मोर थिंग कि जो सीख लर्निंग वाला जो पाथ होता है, जैसे आपका भी करियर जर्नी है, तो लर्निंग जो है वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। आप जब तक स्कूल में हो, कॉलेज में, और इंजीनियरिंग या फिर जो भी आपका फील्ड लेते हो, सिर्फ वहीं तक लर्निंग नहीं होती। डे टू डे लाइफ में भी आपके सामने जिससे आप बात करते हो या कुछ आप देखते हो एक्टिविटी, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। जैसे मेरे एक कलीग है, उनसे मैंने सीखा है कि हर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करो, ताकि हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं, पर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करो, आपको फिर वो आंसर खुद स्ट्रक्चर होते जाता है। और ऐसे काफी होता है। और जस्ट सभी लोगों से हम्बल रहो सबसे, आप ह्यूमन हो तो ह्यूमन जैसे ही बात करो। और यस, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मेरी सिस्टर, उसने भी काफी सपोर्ट किया है मुझे ड्यूरिंग पूरे इस जर्नी पे, स्कूलिंग से लेके अभी तक, आज भी वो सपोर्ट करती है। और यस, सो दैट इज इट, उतना ही मैसेज। या हितेश, थैंक यू लिटरली। ये जो भी अपकमिंग जनरेशन है या जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, जो भी अपने स्कूल टाइम से सोच के अगर वो ये वीडियो देखता तो लिटरली उसे एक मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा कि कैसे अपने पैशन को फॉलो करे और कैसे रियल फैक्ट्स को फाइंड करे। लाइक जो भी आपने बताया कि अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है तो उसे लिख के देखना चाहिए, खुद के नोट्स बनाना यस। चाहिए आपको। इंटरव्यूज जो भी आप दे रहे हो, उसे ऐसा ना समझिए कि एक इंटरव्यू देते हैं वहाँ फेल हो गए तो हम सिलेक्शन नहीं आगे कर सकते। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें और एक इंटरव्यू में जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होंगे। जय हितेश, यस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।